आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर की। अगर आप महाराष्ट्र की लोक कला या तमाशा के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने इन्हें तमाशा सम्राज्ञी यानी तमाशा की महारानी के नाम से जरूर सुना होगा। लेकिन देखिए, इनकी कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट की कहानी भर नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे स्ट्रगल की, एक ऐसे नेवर गिव अप एटीट्यूड की जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जुलाई 1935 में पंढरपुर में पैदा हुई विठाबाई को उनके माता पिता भगवान विठल का आशीर्वाद मानते थे और आगे चलकर वो सच में महाराष्ट्र के कल्चर के लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम साबित नहीं हुई। तो चलिए, एक छोटी सी बाल कलाकार से लेकर पूरे देश में सम्मानित एक लीजेंड बनने तक के उनके इस अमेजिंग सफर को डिकोड करते हैं। अब जरा उनके इस एक थॉट पे गौर कीजिए। विठल ने मुझे मनोरंजन और सामाजिक प्रबोधन दोनों के लिए भेजा है। ये सिर्फ कोई रटी रटाई लाइन नहीं है, ये एक्चुअली विठाबाई की पूरी लाइफ का अल्टीमेट गोल था। अक्सर होता क्या है कि तमाशा या लोक कला को लोग बस एंटरटेनमेंट या टाइम पास मान लेते हैं, राइट? लेकिन विठाबाई का विजन एकदम अलग था। उन्होंने ठान लिया था कि वो स्टेज का इस्तेमाल सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं, बल्कि समाज को जगाने के लिए यानी प्रबोधन के लिए करेंगी। मराठवाड़ा हो, खानदेश हो, विदर्भ या कोंकण, छोटे छोटे गांवों में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को एंटरटेन भी किया और अवेयर भी। मतलब स्टेज के उस ग्लैमर को एक बहुत ही गहरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे जोड़ना है, ये कोई विठाबाई से सीख है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ आप देखेंगे कि विठाबाई की कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई। मतलब जब वो सिर्फ 4 या 5 साल की थीं तभी स्कूल छूट गया और वो अपने पिता की तमाशा मंडली के साथ गांव-गांव घूमने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उनका टैलेंट देखिए। बिना किसी किताबी पढ़ाई के उन्होंने एक्टिंग की उन बारीकियों को सीख लिया जिन्हें समझने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। आंगिक यानी फिजिकल एक्सप्रेशन, वाचिक यानी वॉइस कंट्रोल और सात्विक यानी डीप इमोशनल एक्टिंग, ये सब उन्होंने एकदम नेचुरली सीख लिया था। शुरुआत में मामा वरेरकर के कलापथक में काम करते हुए उन्हें रिदम और फुटवर्क की जो समझ मिली वो बस कमाल थी। ये लिटरली साबित करता है कि जो असली टैलेंट होता है ना, वो किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। स्टेज ही उनका स्कूल था और कला उनके खून में थी। अगर हम उनके सफर के अहम पड़ावों को देखें तो चीजें बहुत तेजी से बदली। 1935 में जन्म के बाद 1957 का साल उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, बल्कि कहिए एक बहुत दर्दनाक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। इसी साल उनके पिता का निधन हो गया। अब आप सोचिए, पूरी की पूरी तमाशा मंडली की जिम्मेदारी अचानक से उनके कंधों पर आ गई। सारे लोग उन पर डिपेंड थे, पर वो टूटी नहीं। बिना डगमगाए उन्होंने भाऊ बापू मांग नारायणगावकर के नाम से मंडली को एक नई एनर्जी के साथ फिर से खड़ा किया। उनकी इसी लीडरशिप ने उन्हें 1968 में अखिल भारतीय तमाशा परिषद के प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचाया और फिर फाइनली 1990 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। एक छोटी बच्ची से लेकर एक पावरफुल लीडर बनने का उनका ये सफर सच में बहुत इंस्पायरिंग है। अच्छा, अब इस आंकड़े पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 8, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की संख्या है, 5 बेटियां और 3 बेटे, जिन्हें विठाबाई ने पाला पोसा। अब जरा इमेजिन करके देखिए, एक तरफ आपको एक विशाल ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी चलानी है, रोज एक नए गांव पहुंचना है, स्टेज पर घंटों तक हाई एनर्जी परफॉर्मेंस देनी है, और दूसरी तरफ 8 बच्चों की परवरिश भी करनी है। मारुति सावंत से शादी के बाद उन्होंने लिटरली अपनी आर्ट और अपनी फैमिली दोनों की गाड़ियां एक साथ खींची। ये बात अपने आप में उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन तमाशा के उस स्टेज पर जितनी चकाचौंध थी, पर्दे के पीछे उतना ही गहरा दर्द भी छिपा था। कहते हैं ना कि ताज का बोझ उठाना आसान नहीं होता। विठाबाई के लिए भी ये ताज कभी हल्का नहीं रहा। कात्रज घाट पर उनकी गाड़ी का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। अपने पति सांवला बापू के साथ काफी पारिवारिक और वैवाहिक कलह रही। और एक बात जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी वो ये कि उन्होंने डिलीवरी यानी प्रसव की भयंकर पीड़ा के बीच भी स्टेज पर खड़े होकर अपने दर्शकों के लिए परफॉर्मेंस दी थी। मतलब कला के लिए ऐसा कमिटमेंट, लाइफ के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक पलों में भी उनके कदम कभी नहीं रुके। वो एक सच्ची परफॉर्मर थीं जो किसी भी सिचुएशन में अपनी कला से दूर नहीं हो सकती थीं। अब यहां से हम एक बहुत ही अलग एंगल पर चलते हैं। जरा सोचिए, जब देश में जंग चल रही हो तो एक लोक कलाकार, एक डांसर या सिंगर अपने देश के लिए क्या कर सकता है? हम जनरली सोचते हैं कि युद्ध तो सिर्फ बॉर्डर्स पर सैनिक लड़ते हैं, राइट? कला और राष्ट्र सेवा को हम 2 अलग अलग खानों में रखते हैं। लेकिन क्या एक कलाकार गोलियों की गूंज के बीच कुछ कर सकता है? इसका जवाब इतिहास के एक बहुत ही प्राउड और सुनहरे पन्ने में दर्ज है। राष्ट्रभक्ति का असली मतलब क्या होता है, ये उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान साबित कर दिया।
जब देश एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा था, तब विठाबाई ने कुछ ऐसा किया जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। वो सीधे नेफा बॉर्डर पर फ्रंट लाइंस तक पहुंच गईं। वहां एकदम खतरनाक और स्ट्रेसफुल माहौल में घर से कोसों दूर खड़े हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने के लिए उन्होंने अपनी कला को ढाल बनाया। ये सच में कोई मामूली परफॉर्मेंस नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे एक आर्टिस्ट का अदम्य साहस सरहदों पर भी पॉजिटिविटी और उम्मीद की रोशनी ला सकता है। उनके इसी जज्बे और टैलेंट से कुछ ऐसी मास्टरपीस कृतियां निकली जो आज उनकी सबसे बड़ी लेगेसी हैं। उनकी गाई हुई लावण्या ले लीजिए, जैसे पोटा साठी नाचते मी परवा कुणाची, जिसका सीधा सा मतलब है कि मैं अपने पेट के लिए नाचती हूं, मुझे किसी की क्या परवाह। या फिर नेस्ली पीतांबर जरी, ये आज भी महाराष्ट्र के कल्चर में गहराई से गूंजती हैं। और उनके जो वगनाट्य यानी फोक प्लेस थे, जैसे रक्तात नहली कुर्हाड़, मुंबई चिकेले वाली और शिव प्रताप, इन्होंने तमाशा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ गाने या नाटक नहीं थे, ये आम लोगों के इमोशंस थे जिन्हें विठाबाई ने अपनी जादुई आवाज और एक्टिंग से एकदम जिंदा कर दिया था। पर कहते हैं ना कि नियति का खेल कभी कभी बड़ा क्रूर होता है। एक तरफ हमारे पास वो तमाशा सम्राज्ञी थीं, जिनके नाम के साथ महाराष्ट्र गौरव, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल पुरस्कार जैसे ना जाने कितने ही बड़े बड़े सम्मान जुड़े थे। शरद पवार से लेकर शबाना आजमी जैसी हस्तियों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी थी। जब उनका तमाशा ग्रुप बुरे दौर से गुजर रहा था और सबने उनका साथ छोड़ दिया, तो उन्हें सेठ साहूकारों से भारी कर्ज लेना पड़ा। उनकी जितनी भी अमीरी थी वो सिर्फ उस स्टेज तक ही सिमट कर रह गई। असल जिंदगी में अपने आखिरी दिन उन्होंने घोर आर्थिक संकट और गरीबी में गुजारे। और 15 जनवरी 2002 को जब पुणे के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ, तो वो इस महान कहानी का एक बहुत ही दुखद हिस्सा बन चुका था। और यही चीज हमें आज की इस चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। एक सोसाइटी के तौर पर हम अपने इन महान कल्चरल आइकन्स की आखिर क्या वैल्यू करते हैं, खासकर तब जब उनकी सारी संपत्ति, उनका सारा रुतबा सिर्फ मंच की लाइटों तक ही सीमित रह जाता है। विठाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना खून पसीना, अपनी कला और इस समाज को दे दिया। उन्होंने फ्रंट लाइन पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया, गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर किया। लेकिन एंड में उन्हें क्या मिला? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर देता है। किसी भी महान कलाकार की रिस्पेक्ट सिर्फ अवार्ड्स या तालियों तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। उनकी लाइफ की डिग्निटी भी तो बचनी चाहिए ना। तो इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस कहानी में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।